आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंबेडकर जी के बारे में। अंबेडकर जी ने हमारे समाज के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे पॉलिटिकल के लिए, लोग वुमेन्स के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए काफ़ी सारे काम किए हैं। ठीक है जी, तो आज हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जन्म से हिंदू थे, पर जब इनकी डेथ होती है तब ये बुद्ध होते हैं। ठीक है जी, इनके पास काफ़ी डिग्रियां थी, काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे और ये एससी कास्ट से आते हैं और इनका जन्म एमपी में होता है। ठीक है जी, आगे देखें। इनकी किताबें हैं, आप ध्यान से देखें। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इनका कहना था कि जो कास्ट है, जाति है, इसको खत्म कर दें। ठीक है जी, ये किताब लिखते हैं 1936 में। द प्रॉब्लम ऑफ रपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, 1923। यही वो किताब है जिसके बेस पे हमारा आरबीआई बना है। ठीक है जी, यही वो किताब है जिसमें ये कहते हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत है, पैसों में प्रॉब्लम है, उसको सही करने के लिए हमें एक ऐसे डिपार्टमेंट की लोड़ है जो सबको रेगुलेट कर सके, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, कि जो भाषा के आधार पे राज बने हुए हैं उनके ऊपर अपने क्या विचार देते हैं, उनके ऊपर लिखते हैं 1955 में। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, कि जो बुद्ध है उसके वो क्या है, उसके धम्म क्या है, उसके बारे में कहते हैं 1957 में, 1957 में। आगे कास्ट इन इंडिया, कि आजकल इंडिया में कास्ट कैसी है उसके बारे में बात करते हैं। देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट इन 1916। द अनटचेबल, कि अनटचेबल हु आर दे, कौन है वो, वाई दे बिकम, क्यों बनाए गए अनटचेबल, उसके ऊपर ये लिखते हैं 1948 में। सिलेक्टेड न्यूज़पेपर्स हमें कुछ मिले हैं इनके अम्बेडकर जी के, दैट इज मूक नायक, द डम्प हीरो, जो कि डम्प हीरो है, दैट इज मूक नायक, फाउंडेड इन 1920। भ्रष्टीकृत भारत, कि जो भारत उसको भ्रष्टीकृत कर दो, उसको हमने देखा है 1927 में। इनकी स्पीचेस हैं द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, स्पीच एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब ये इंग्लैंड में जाके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेते हैं, गोल मेज सम्मेलन करते हैं, तो जो वहाँ पे स्पीच देते हैं उसको लिखा गया था कॉपी के ऊपर, दैट इज, तो उसको लिखा गया था 1930 में। रिलीजन एंड लिबर्टी, जो धर्म है और जो लिबर्टी है उसके बारे में लिखते हैं 1947 में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में लिखते हैं 1950 में। ठीक है, इन शॉर्ट में ये सब अल्टर्न की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है आपके लिए कि व्हाट इज सब अल्टर्न। इसका मतलब होता है कि बॉटम टू अप, बॉटम टू अप जाना, मतलब कि जो छोटी जाति के लोग हैं, जो एससी कास्ट के लोग हैं, उनसे बड़ों को देखना, जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनको देखना कि वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं हमारे बारे में। ठीक है, उनकी नज़र से अपने आप को देखना। चेयरमैन रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, जो संविधान निर्माता है इसके, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर रहते हैं। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको कहा जाता है कि ये हमारे संविधान के लेखक हैं, पिता हैं। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे ये, कि इन्होंने हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट ये लॉ मिनिस्टर रहते हैं। इन्होंने इनक्वालिटी के ऊपर बात करी है कि ये नहीं चाहिए होनी हमारे इंडिया में। इनिलेशन ऑफ कास्ट, वो कहते हैं कास्ट को ख़त्म कर दो। महार मूवमेंट, की जो महार मूवमेंट है वो करते हैं कि जो एससी कास्ट के लोग हैं मंदिर में जा सकते हैं, कुओं में पानी पी सकते हैं। महासत्याग्रह भी चलाते हैं जहाँ पे ये क्या करते हैं, जो मनुस्मृति उसको जला देते हैं। ट्राई टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी, कि जो अनटचेबल दैट इज नॉट गुड, आप इसे खत्म कर दें। डिलीवर्ड लेक्चर इन जात पथ टोडक मंडल, टोडक मंडल में जाके वो एक लेक्चर प्रोवाइड करवाते हैं। ब्रोकन मैन थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका ये वाला कंसेप्ट कि व्हाट इज ब्रोकन मैन थ्योरी, मतलब कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं, जो हायर कास्ट के लोग हैं, वो लोअर कास्ट को क्या करते हैं, ह्यूमिलेशन करते हैं, कि छोटे कास्ट के हो, अछूत हो, गंदे हो, शुद्ध हो, तो जो उनके मन में भावनाएं आती हैं, जो उन्हें ठेस पहुंची, दैट इज ब्रोकन मैन थ्योरी। ठीक है, उनके उनके जो मानसिक लेवल पे जो हरासमेंट होती है उसको हम कहते हैं ब्रोकन मैन थ्योरी। ये बोलते हैं कि आप पढ़ो, आंदोलन वगैरह करो, एगिटेट करो और एक साथ रहें, संगठन में रहें, दैट ई ई ई ए ओ। ठीक है, ये आपको फॉर्म आ सकता है कि व्हाट इज ई, व्हाट इज ए, व्हाट इज ओ। ठीक है,
कोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज हार्ट एंड सोल ऑफ द अर्थ इंडिया। वो कहते हैं जो आर्टिकल 32 है वो हमारे इंडिया का हार्ट एंड सोल है। कैसे, ऐसा क्यों? क्योंकि 32 के अकॉर्डिंगली हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर है कि अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट को तोड़ता है, खराब करता है, तो हम वहां पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनको छेड़छाड़ करी गई है। दलित बहुजन समाज की स्थापना करते हैं, भारतीय बुद्धा महासभा की स्थापना करते हैं, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का स्थापना करते हैं 1923 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में इस्टेब्लिश करते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 में इस्टेब्लिश करते हैं, 25 दिसंबर को ये मनुस्मृति को दहन करते हैं कि जो मनुस्मृति है आप इसको जला दो, क्योंकि इसी ने जो कास्ट बनाया है, इसी ने कहा है शूद्र पानी नहीं पी सकते, वो अछूत हैं, गंदे हैं, अशुद्ध हैं, तो आप इनको जला दो। अगर ये आप खत्म कर दोगे, अगर पवित्रता खत्म कर दोगे तो शुद्ध अशुद्ध कुछ रह नहीं जाएगा। उन्नीस में अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट होता है, समझौता होता है, तो हम बोलते हैं पूना पैक्ट। इन्होंने 3 फीचर्स बताए थे कास्ट के, दैट इज इसमें इक्वालिटी, इनइक्वालिटी है, असमानता है, ऑक्यूपेशन के बेस पे आपसे भेदभाव होता है कि आप इसी जाति में जन्म लिए हैं तो आपने यही काम करना है, दैट इज कॉन्फिमेंट रहते हैं इंट्रैक्शन में कि अगर आप जनरल कास्ट के हैं, ब्राह्मण्स हैं, तो आपकी शादी ब्राह्मण्स में होगी, आप इनका बनाया हुआ खाना ही खा सकते हैं, बाकी खाना नहीं खा सकते, ठीक है। देयर इज नो सच थिंग एज कास्ट, कि कास्ट ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ कास्टेज हैं, सिर्फ कास्टेज हैं, जाते ही हैं, जाति कुछ भी नहीं है। द कास्ट सिस्टम हैज अ डिवीजन ऑफ लेबर, कि कास्ट सिस्टम से हमें डिवीजन ऑफ लेबर मिला है, कि जो लोगों को अलग अलग काम दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं उनकी कास्ट के बेस के ऊपर, कास्ट कैसी है। विलेज वर्क चेसपोल ऑफ क्रिशली कास्ट प्रिजुडिस एंड क्यूमुलेशन, कम्युनलिज्म, मतलब कि जो कम्युनलिज्म सॉरी, कि जो विलेज है वो थोड़ा सा कट्टर है, किसके लिए, कि जो कास्ट को लेकर, कि कास्ट में ये वाला धर्म है, ये वाला कास्ट अच्छे सुपीरियर है, वो लोअर है, वो जूनियर है। कास्ट इज द सुप्रीम पोजीशन ऑफ एंडोगैमी ओवर एक्सोगैमी, जो कास्ट है वो सुप्रीम लेवल पे है, कहाँ पे, एंडोगैमी में, कि जिसकी शादी होगी उसकी कास्ट के बीच में शादी होगी, बाहर शादी नहीं करी जा सकती। कास्ट डज नॉट अलो हिंदूज टू एक्ट एज कम्युनिटी, कि जो कास्ट है वो हमें अलो नहीं करता कि आप जो हिंदू हैं वो कम्युनिटी की तरह बिहेव करें। वो कहते हैं कि आप जिस जाति के हैं आप उसी में बने रहें, ब्राह्मण्स हैं तो ब्राह्मण्स में कम्युनिटी में रहें, क्षत्रिय क्षत्रिय में बने रहें, और अगर आप शूद्र शूद्र बने रहें, ठीक है जी। तो ऐसे बात करते हैं ये। आगे देखें, इन्होंने जो काम किया है वो ये किया कि टचेबल के ऊपर, टचेबल कौन होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं, शूद्रा क्या है, शूद्रस कौन होते हैं, मिनोरिटीज क्या होते हैं उनके ऊपर ही बात करते हैं। देन अनटचेबल को खत्म करने की बात करते हैं कि अनटचेबल कुछ नहीं हो, सब कुछ हरि के बेटे हैं, हरि के जन हैं, और हम अछू एक टर्म ये यूज करते हैं, मुझे वो याद नहीं आ रही। देन वो कहते हैं जो कास्ट उसको खत्म कर दो, कि कास्ट खत्म हो जाएगी तो जाति में जो लोग बांटे हुए हैं वो इक्वल लेवल में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे इनकी बायोग्राफी। इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में, ठीक है, भीवा रामाजी सकपाल के घर में होता है। इनकी डेथ होती है 6 दिसंबर 1956 को 65 ईयर में, ठीक है। एंड इनकी जो परिनिर्वाण भूमि है जहां पे इनको परिनिर्वाण मिला था दैट इज न्यू दिल्ली। वह एक न्यायविद हैं, अर्थशास्त्री हैं, समाज सुधारक हैं, राजनेता हैं, ठीक है जी। उन्होंने सभी संविधान की जो बहसें हुई हैं, डिबेट हुई हैं, उनमें भाग लेते हैं और संविधान का जो मसौदा उसको तैयार करते हैं, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में ये क्या थे, कानून अधिकारी थे, कानून मंत्री थे, एज अ लॉ मिनिस्टर थे। भीमाराव रामाजी अंबेडकर को बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। जो भीमाराव रामजी BR अंबेडकर हैं, इनका पूरा नाम क्या है, भीमाराव रामजी अंबेडकर। इनको हम क्या कहते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर जी, ठीक है जी।
इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन भी शुरू करा था, ताकि जो लोग हैं, जो दलित लोग हैं, हाँ इन्होंने दलित वर्ड बोला था अपने अछूतों के लिए, तो दलित वर्ड यूज करते हैं ये। वो कहते हैं जो दलित लोग हैं वो तभी अच्छे हो सकते हैं अगर वो बौद्ध धर्म को अपना लें। ठीक है जी। उनके जो पिताजी थे वो सूबेदार थे, ठीक है, और रामजी मौलौजी सकपाल उनका नाम था उनके पिताजी का। लक्ष्मण मुर्बाडर की बेटी भीमाबाई सकपाल से इनकी मैरिज होती है 14 ईयर में, रामा जी की, ठीक है। और इनके पिताजी की, इनकी मम्मी का नाम ये रहता है भीमाबाई सकपाल, और ये इन दोनों की 14th एंड लास्ट चाइल्ड थे। ठीक है जी। उनका परिवार आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंबाडावे जो मंडनगांव तालुका है वहां पे मराठी पृष्ठभूमि से था, मतलब कि बैकग्राउंड कौन सी थी, मराठी थी इनकी, मराठी बैकग्राउंड से थे ये। अम्बेडकर का जन्म एक गरीब परिवार में होता है और सबसे इम्पोर्टेंट महार जाति में होता है। महार एक जाति थी जो दलित थी, जो एससी कास्ट थी, ठीक है। इनके साथ अछूत हाँ, जो लोग अछूत माने जाते थे। सामाजिक आर्थिक भेदभाव होता था। अंबेडकर के पूर्वजों ने लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेवा करी थी और बाद में ये खुद भी उनकी सेवा करते हैं क्योंकि इनको मिलती है स्कॉलरशिप। तो जिस वजह से उनको कहा जाता है कि अगर आप इसमें आपको स्कॉलरशिप देंगे तो आप जब पढ़ लिख कर आओगे तो आपने हमारे पास आकर ही काम करना है, ठीक है। अंबेडकर और अन्य अछूतों बच्चों को अलग रखते थे जब वो स्कूल में थे। तो अपने लिए खुद बोरी लेकर जाना, अपने लिए पानी लेकर जाना, और जो टीचर थे इन पर ध्यान भी नहीं देते थे कि भाई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, कोई देखना ही नहीं है, ठीक है। और क्लास के अंदर नहीं बैठ सकते थे। क्लास लगी हुई, बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो ये क्लास के बाहर जो झांकी खिड़की होती है वहां पे बैठे सब कुछ सुन रहे हैं, अपनी बोरी पे बैठते थे, ठीक है। ना कोई बेंच था ना कोई टाट था इनके लिए। और अगर इन्हें पानी पीना है तो जो चपड़ासी था वो इनको पानी देता था। अगर किसी दिन वो चपड़ासी ना आए तो उसको पानी भी नहीं मिलता था पूरे दिन के लिए, ठीक है। ये पानी को नहीं छू सकते थे, ना ही वो बटन को छू सकते थे। जो ऊंचा जो बंदा होगा, इनसे ऊंचा जो बैठेगा, वो पानी ऐसे करके इनके मुंह पे डालेगा और ऐसे पियेंगे हाथ से ऐसे पानी करके। एंड अपनी जो मिडल अपनी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है उसके बाद 1897 में चले जाते हैं बॉम्बे। बॉम्बे में जाके ये जो एल्फिस्टन हाई स्कूल है वहाँ पे दाखिला लेते हैं, और ऐसा करने वाले ये पहले अछूत होते हैं जो कि इतने बड़े स्कूल में जाके दाखिला लेते हैं, पढ़ते हैं। 1906 में जब वे लगभग 15 वर्ष के थे तो उनकी शादी होती है 9 वर्षीय लड़की जिनका नाम होता है रामाबाई, ठीक है। मतलब 15 ईयर के अंबेडकर जी हैं और 9 ईयर की लड़की है, ठीक है, रामा जी। 1907 में, मतलब कि अगले साल, वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एज अ जो हमारी पीजी अंडर ग्रेजुएट रहता है, यूजी रहता है, उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है जी। नेट अगले अपनी शादी के बाद भी पढ़ते हैं, ठीक है। और अगले वर्ष वो मैट्रिकल चले जाते हैं, ठीक है, उत्तीर्ण हो जाते हैं। उनकी एल्फिस्टीन कॉलेज में प्रवेश होता है जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में था, से संबंधित था। ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन 1913 में अंबेडकर 22 ईयर की आयु में चले जाते हैं। ओके, ये अमेरिका जाते हैं 22 ईयर में वहाँ पे जाकर रिसर्चेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एमए करते हैं, ठीक है। सयाजीराव गायकवाड़ प्रथम बड़ौदा के गायकवाड़ थे जिन्होंने इनको क्या दिया, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई थी, छात्रावृत्ति प्रोवाइड करवाई थी। 11 ऐसे बोलते हैं, यूरो बोलते हैं हम, ठीक है, 11 यूरो की प्रति माह इनको मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे वहाँ पे जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जाकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ते हैं अमेरिका में। डॉलर ऐसे ही होता है, कहाँ के डॉलर ऐसे ही होता है, ये वाला यूरो था, यूरो। उन्होंने जून 1915 में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान और अन्य विषयों पर एमए की डिग्री प्राप्त करी है, ठीक है जी। उन्होंने एक थीसिस भी लिखी थी, प्राचीन भारतीय वाणिज्य, इनकी जो रिसर्च है दैट इज एंशंट इंडियन कॉमर्स, कि जो पुराना हमारा इंडिया था उसमें जो ट्रेड कैसा होता था, व्यापार कैसा होता था, ठीक है जी। अंबेडकर जी जॉन डेवी और लोकतंत्र पर अपने काम से प्रभावित है।
जो जॉन डेवी था, इन्होंने डेमोक्रेसी पर काफ़ी काम किया था, तो उनसे इन्फ्लुएंस थे, जॉन डेवी से इन्फ्लुएंस थे अम्बेडकर जी। बड़ौदा रियासत ने इनको दिया था स्कॉलरशिप, ठीक है, जिसकी वजह से बाध्य थे कि भाई वहीं पर ही काम करेंगे। बट जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे, जो काम करने वाले लोग थे हायर क्लास के, वो इनकी बात को मानते नहीं थे, इनसे दुर्व्यवहार करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने जल्दी अपना पद छोड़ दिया कि मैं नहीं काम करूंगा अब यहाँ पे। उन्होंने अछूतों अनटचेबिलिटी के लिए क्या कुछ किया, इन्होंने अनटचेबिलिटी के लिए क्या काम किए हैं, तो अछूतों को शिक्षा दी है, ठीक है। उनके लिए एक बहिष्कृत हितकर्मी सभा का निर्माण करवाया है, बहिष्कृत हितकर्मी सभा का निर्माण करवाया है, ठीक है जी, ताकि जो लोग हैं, जो एससी कास्ट के लोग हैं, वो उनकी जो एजुकेशन अच्छी हो सके, उनको अच्छा स्टेटस मिल सके समाज में और आर्थिक क्षेत्र में भी, ठीक है। और जो बहिष्कृत हैं, जो आउटकास्ट हैं, वो भी समाज में आ सके, उनकी भी डेवलपमेंट हो सके, जिनको बाद में क्या कहा गया, डिप्रेस्ड क्लास या फिर दलित वर्ग। 1927 में अंबेडकर ने अस्पृश्यता के खिलाफ सक्रिय आंदोलन करे थे कि भाई हम जो अस्पृश्यता है, जो अनटचेबिलिटीज को हम खत्म कर देंगे। तो उन्होंने जो पेयजल संस्थान है, जहाँ पे पब्लिक को पानी मिलता है, तो वहाँ पे जाकर आंदोलन वगैरह करेंगे, हम भी पानी पिएंगे, हम भी इंसान हैं, हम भी पानी को हाथ लगा सकते हैं। मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार के लिए भी संघर्ष किया कि हम भी मंदिर भगवान के रूप हैं, भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान को देख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, तो उनके लिए भी संघर्ष करते हैं। तो महाड़ में सत्याग्रह चलाते हैं, वहां पे उनकी रक्षा के लिए मूक नायक, भ्रष्टीकृत भारत, समता जनता, ठीक है, इक्वालिटी जनता, ऐसे करके मैगजीन्स वगैरह भी छापते हैं, ताकि जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके मन में ऐसी बातें हैं कि कुछ हो रहा है समाज में, कुछ क्रांति आ रही है, ठीक है जी। और इन्होंने क्यों किया था, ताकि जो लोग हैं, जो एससी कास्ट के लोग हैं, वो टंकी से पानी पी सकें, उनको छू सकें, उनको पी सकें, ठीक है। 1930 में अंबेडकर जी ने 3 महीने की तैयारी के बाद कलाराम मंदिर आंदोलन शुरू करा कि कालाराम मंदिर हम जाएंगे, मंदिर भगवान को देखेंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो 15,000 लोग लाइन बनाकर जा रहे होते हैं मंदिर तक, और जब ये पहुंचते हैं मंदिर के पास, तो जो वो होते हैं, क्या नाम है इसका, पंडित लोग होते हैं, वो दरवाजा बंद कर देते हैं मंदिर का कि भाई आप नहीं आ सकते अंदर, आप अछूत हैं, ठीक है जी, ऐसे करके आ रहे होते हैं। जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड कर रहा था, सैनिक लोग लगे हुए थे उसको करने के लिए, मैनेज करने के लिए। स्काउट्स का एक जत्था महिलाएं और पुरुषों कर रहे थे, कि मतलब स्काउट्स वगैरह जो होते हैं, जो मतलब उनको डिसिप्लिन में रखते हैं, वो सबको उनको मैनेज कर रहे हैं, ताकि कुछ भी भगदड़ ना मचे, कुछ भी गलत काम ना हो वहाँ पे, ठीक है। और उन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी में भगवान को देखना था, लोग बड़े खुश थे कि हम देखेंगे, पर जब वो द्वार पे पहुंचते हैं, तो जो ब्राह्मण है वो मंदिरों को बंद कर देते हैं। सामाजिक समानता के लिए अभियान करते हैं, जाति सिस्टम को खत्म करने के लिए काफी अभियान चलाते हैं, ठीक है। इन्होंने भ्रष्ट जो हथकरनी सभा उसका निर्माण किया था, ताकि जो एससी कास्ट हैं, हाशिए पे जो लोग हैं, वो अच्छे हो सकें, ठीक है, उनकी जो सोशल इकोनॉमी स्टेटस है वो अच्छा हो सके। देन उसके बाद ये अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की भी स्थापना करते हैं। उन्होंने दलितों की चिंताओं की आवाज देने के लिए मूक नायक, एक मैगजीन है, मौन का देवता, ठीक है, और भ्रष्टीकृत भारत, मतलब भ्रष्ट करना है भारत का, समानता जनता, जैसे कुछ मैगजीन्स वगैरह छापते हैं वो। उन्होंने आरक्षण दिया है, जैसे आप लोग अभी एससी कास्ट से हैं, जैसी कास्ट से हैं, जो मिनोरिटी में हैं, तो आपको क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, तो वो भी इनकी बदौलत आपको मिला है। इन्होंने लिखा था संविधान में कि इनको रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि ये भी मेन लेवल में आ सके, मेन स्ट्रीम के साथ मिल सके, नौकरियों में भी और शिक्षा में भी, ठीक है। पूना समझौता, जो पूना समझौता है वो गांधी जी और इनके बीच में होता है 24 सितंबर 1932 को, ठीक है, जिसको बोलते हैं गांधी अंबेडकर समझौता या फिर पूना पैक्ट, पूना पैक्ट। इन्होंने जहाँ जब ये इंग्लैंड गए थे, वहाँ पे जो गोलमेज सम्मेलन है वो हो रहा था, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो हो रही थी। तो लंदन में जाके, इंग्लैंड लंदन सेम ही है, तो वहाँ पे जाके
ये स्टडी वहाँ पे अपनी स्पीच देते हैं कि जो दलित लोग हैं उनसे भेदभाव होता है, तो आप इनको एक अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व दे दें, मतलब राजनीतिक प्रतिनिधित्व एक मंडल प्रोवाइड करवा दें, सेपरेट इलेक्ट्रोल प्रोवाइड करवा दें, ताकि ये जो लोग हैं वो अलग से अपने लिए सिस्टम चुन सकें, इलेक्ट कर सकें। ठीक है, जब इनको ये अवार्ड मिलता है, दैट इज सांप्रदायिक पुरस्कार, जब इन्हें दिया जाता है, कम्युनल अवार्ड प्राप्त होता है 1932 में, तो जो गांधी जी के खिलाफ हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होगा तो जो हमारा हिंदू समुदाय वो खत्म हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो यरवदा सेंट्रल जेल में होते हैं, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, जो व्रत है, उपवास है, वो कर देते हैं कि मैं अभी व्रत रख रहा हूँ और बिना ना मैं कुछ खाऊंगा ना मैं कुछ पीऊंगा, जब तक अम्बेडकर जी मेरी बात को नहीं मानते हैं, अपना वर्ड वापस नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर उनकी जो अम्बेडकर जी से बात वगैरह होती है कि भाई आप इनको मना लो, इनकी बात को मान लो, तो मर आ गए तो आपके ऊपर नाम आ जाएगा। तो फिर ये पूना पैक्ट करते हैं, वहाँ पे जाते हैं और इनके बीच में पैक्ट होता है, तो हिंदुओं के दलित वर्गों की ओर से और मदन मोहन मालवीय हिंदुओं के बाकी ओर से साइन वगैरह होते हैं 25 सितंबर को। ठीक है, और इसके बीच में क्या होता है कि जो एससी कास्ट हैं, जो शूद्र कास्ट हैं, उनको 71% की 71 सीटों की बजाय 148 सीट मिल जाती हैं, कि वो 148 सीट पे उनको रिजर्व हो जाती हैं, उनको रिजर्व हो जाती हैं कि अगर वो वोट लड़ेंगे तो वो 148 सीट पे आ सकते हैं। तो ये समझौते के बीच में हुआ था। दलित वर्ग शब्द का उपयोग हुआ है हिंदुओं के बीच अछूतों को दर्शाने के लिए, हिंदू ये हैं और अछूत ये हैं, तो जो अछूत हैं उनको क्या बोलेंगे, हम दलित बोलेंगे, दलित बोलेंगे। ठीक है जी, और जिसको बाद में हमने क्या किया 1950 में एससी कास्ट बोला, एससी और एसटी बोला। ठीक है जी, पूना पैक्ट में संवैधानिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से एकीकृत निर्वाचन मंडल का गठन किया गया कि सभी लोग एक ही लेवल में जाके अपने इलेक्शन करेंगे और अपनी वोट डालेंगे। ठीक है, बस ये है कि जो एससी कास्ट है इनको हम कुछ रिजर्व दे देंगे सीटें, ताकि ये जब चुनाव वगैरह लड़ेंगे तो इनको वहां पे सीट मिल जाएगी, कुछ रिजर्व में, कुछ कम सीटों में सीट मिल जाएगी। ठीक है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना, कि इन्होंने क्या किया कि जो हमारा संविधान है इसको तैयार किया, इन्होंने अपने संविधान में जो असमानता है, भेदभाव है, अस्पष्टता है, उसको खत्म किया, अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया। लिखा है वहां पे 14-15 में आर्टिकल में कि आप लोग सभी लोग समान हैं, इक्वल हैं। ठीक है, और कोई भी किसी से भी जाति के बेस पे, धर्म के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, कोई भी अनटचेबिलिटी वाला रोल नहीं कर सकता, अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इन्होंने सामाजिक न्याय के बारे में बात करी है, सभी नागरिकों के लिए समान अवसरों की बात करी है, कि सभी जो लोग हैं उनके पास इक्वल राइट है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद नई कांग्रेस में ये पहले हमारे कानूनी मंत्री बनते हैं, कानून के मंत्री बनते, लॉ मिनिस्टर बनते हैं, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बनते हैं। और उसके बाद ही इन्होंने जो भारत के संविधान को निर्माण के लिए अपना काम किया था। आज जो हमारा बुक हमारे पास है, जो एक इतनी मोटी बुक है, वो इन्हीं की बदौलत हमारे पास पड़ी हुई है, अगर ये ना होते तो आज हमारे पास पता नहीं क्या होता। 29 अगस्त को इन्हें संविधान मसौदा तैयार करने के लिए चुना गया था, 29 अगस्त को, कि भाई आप आए और आप हमारे संविधान को निर्माण करने में अपना योगदान दें। ठीक है, और आप एज अध्यक्ष बने, एज चेयरमैन बने उस कमेटी के। ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है सब चीज़ों का। ग्रेनफील्ड ऑस्टिन कहते हैं कि अंबेडकर द्वारा बनाया गया जो संविधान है सबसे महत्वपूर्ण समाजी दस्तावेज है, जो कि समाज के लिए काम करता है, जो कि सोशल के लिए काम करता है। ठीक है, जो कि समाज के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, जो ऐसा पहला संविधान है। ठीक है, और अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए पाठ ने व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की बात करी, कि जो नागरिक हैं वो फ्री हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका जो मन करे वो कर सकता है, उनके पास धार्मिक स्वतंत्रता है, जिस धर्म को चाहे वो मान सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, अनटचेबिलिटी नहीं होगी, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, गैर कानूनी होगा। ठीक है जी, और सुरक्षा प्रदान होगी हर एक इंसान को।
अंबेडकर ने महिलाओं के लिए भी व्यापक आर्थिक और सामाजिक काम किए थे, जैसे कि SC कास्ट हैं, ST कास्ट के जो लड़कियां हैं, जहाँ OBC में हैं, तो उनको सिविल सेवाओं में, स्कूलों में, कॉलेजों में रिजर्वेशन दिया था कि ये जो बच्चियां हैं ये स्कूल में जाएंगी, पढ़ेंगी, लिखेंगी, तो इनको कम पैसों में, कम नंबरों में भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। ठीक है जी। एंड उन्होंने एक और चीज करी थी, हिंदू यूनिफॉर्म कोड बिल दिया था, 33% की रिजर्वेशन की बात करी थी कि राज्यसभा लोकसभा में, राज्य एंड लोकसभा में 33% की रिजर्वेशन मिली लड़कियों को, बट नहीं दी गई थी। तो फिर इन्होंने क्या किया कि अपना डिजाइन दे दिया अपने लॉ मिनिस्टर से। तो संविधान जो उन्होंने बनाया था उसको 26 नवंबर 1949 को मान लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। ये देखो सब बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे पॉलिटिकल कैरियर कि पॉलिटिकल में क्या कुछ किया है इन्होंने। तो वायसराय के कार्यकारी परिषद के मेंबर रहते हैं, श्रम मंत्री रहते हैं, तो उसी की वजह से ये EIC की स्थापना करते हैं कि जो लोग गरीब हैं, इकोनॉमिक वीकर हैं, उनको जो हेल्थ केयर है वो फ्री मिलेगा। ठीक है, हेल्थ केयर फ्री मिलेगा, ऑपरेशन फ्री हो, कुछ पैसे देने पड़ेंगे हर मंथ उनको, बट उसके बदले उनको हेल्थ पूरी फ्री मिल जाएगी, दवाइयाँ फ्री मिलेंगी उनको। ठीक है जी, श्रम मंत्री के रूप में ये सब कुछ करते हैं ये। ठीक है जी, उन्होंने ट्रेड यूनियन बनाई है, उन्होंने कारखाना अधिनियम बनाया है कि जो लोग कारखाने में काम करते हैं वो ESI के मेंबर होंगे और वो वहां पे जाकर अपनी सर्विस ले सकते हैं हेल्थ केयर की। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा ESI है का, ECI नहीं है, ESI है, इसकी स्थापना करते हैं। देन EPF की स्थापना करते हैं। ठीक है जी, भविष्य निधि योजना, स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एंड कॉर्पोरेशन एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है जी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो आप देखते हैं, आपको बैंक में आपको दिखता होगा कि ये कुछ पैसे देते रहते हैं हर महीने, एंड कुछ 10 सालों के बाद, 20 सालों के बाद आपको कुछ पैसे मिलते हैं फिर गवर्नमेंट की तरफ से, पूरे के पूरे मिलते हैं। अगर आपने 5 लाख दिए हैं तो जो भी आपके पास इंटरेस्ट वगैरह पड़ेगा, वो पड़ने के बाद आपको पूरे के पूरे कैश आपको मिल जाएगा आपके बैंक में। इसे बोलते हैं EPF, जहाँ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। ये हमारे फर्स्ट कानूनी अधिकारी होते हैं, हमारे इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बनते हैं। और इन्होंने कहा था कि अब हिंदू कोड बिल लेकर आओ कि सभी लोग जो हैं वो एक ही रूल को माने, कोई मुस्लिम कोई हिंदू कुछ भी ना हो, और 33% की रिजर्वेशन हो महिलाओं को लोकसभा राज्यसभा में। ठीक है, तो उसको अभी माना गया है 2023 में। ठीक है, पहले नहीं था, अभी बना है। तो जब इनकी बातों को नहीं माना गया तो फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया कि मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है, आप मेरी बात तो मान नहीं रहे। उसके बाद ये चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हुए एक संसद में प्रवेश करते हैं, बट ज़्यादा जो इनकी पार्टी थी चल नहीं पाई, बिकॉज इनकी डेथ हो जाती है, तो चल नहीं पाती, तो फिर ये रह जाते हैं। ठीक है जी, इकोनॉमी में क्या कुछ करते हैं, देखो विदेश में ये इकोनॉमी की डिग्री लेते हैं और वहाँ पे ये कहते हैं कि अगर उद्योगीकरण होता है, कृषि का विकास होता है, तो जो हमारी इकोनॉमी है वो इन्हेंस हो सकती है। कृषि में निवेश करने की बात करते हैं ये, और कहते हैं खाद्य की जो सुरक्षा है उसके ऊपर आप जोर दो कि जो आपके पास सीड्स हैं, आपके पास जो खाना आ रहा है आप उसको सेव करके रखो, जो आपके फूड सिक्योरिटी है इसको आप इनहेंस करो, ताकि अगर कभी सूखा पड़ा, कभी हड़ वगैरह आ गए, कभी बाढ़ वगैरह आ गई, तो आप उन बच्चों को, अपने जो सिटीजन हैं उनको खाना वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, इन्होंने बुनियादी सुविधाओं के रूप में शिक्षा, स्ट्रेसिंग एजुकेशन, पब्लिक हाइजीन, कम्युनिटी हेल्थ, जो कम्युनिटी की हेल्थ होती है उसके ऊपर ये जोर देते हैं कि सभी का आर्थिक और सामाजिक विकास हो। ठीक है जी, तब ये वित्त आयोग की भी स्थापना करते हैं, जो कि आजकल हम देखते हैं अपना फाइनेंस कमीशन।
उन्होंने निम्न आय वर्ग के लिए आय कर का विरोध किया। वो कहते हैं कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके पास वैसे पैसे हैं नहीं, अगर आप उनसे इनकम टैक्स ले लोगे तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो कहते हैं कि जो लोग पैसे देने वाले हैं, जो अमीर हैं, आप उनसे पैसे लो, उनसे इनकम टैक्स लो, ना कि बाकियों से लो। ठीक है जी, तो ये बात करते हैं। समाजवाद के उनके प्रमुख बिंदु थे कि कृषि भूमि का राज्य का स्वामित्व हो, कि जो कृषि है, कृषि भूमि जो है उसके ऊपर स्टेट का रूल हो, कंट्रोल हो। राज्यों द्वारा उत्पादन के लिए संस्थानों का रखरखाव हो, कि जो भी संस्थान हैं, जितने भी हमारे पास उत्पादन के साधन हैं, उनका रखरखाव राज्य करे, ना कि लोग करें। आबादी के बीच इनका उचित वितरण हो, कि ऐसा ना हो कि किसी एक के पास 100% है और किसी के पास 0% है, ऐसा भी ना हो। इक्वल हो, हर पर्सन के पास इक्वल एक्सेस हो हर चीज का। तो उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना करी है, अपनी एक बुक लिखी थी द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, उसमें ये बात करते हैं आरबीआई की। ठीक है, तो भारतीय मुद्रा और वित्त रॉयल कमीशन, जो हिल्टन यंग कमीशन था, उसमें अपने विचारों को पेश करते हैं कि भाई मेरे मन में ये है, ये मैं कहना चाहता हूँ 1925 में। तो उसके बाद इनकी बातों को मान के हमारा आरबीआई बनता है 1934 में। ठीक है, ये कहते हैं कि औद्योगिकरण, आप इसका विकास करो, अगर ये बढ़ेगा तो नौकरियां पैदा होंगी, नौकरियां पैदा होंगी तो लोगों के पास काम आएगा, काम आएगा तो पूंजीगत विकास होगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, पैसा आएगा तो अमीर बन जाएंगे, अमीर होंगे तो उनके पास सारे राइट्स आ जाएंगे, अच्छे अच्छे से रह पाएंगे, उनका जो लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा, उनकी जो मटीरियल चीज़ें हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है, अपब्रिंगिंग है, वेलनेस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर हम अपने ही घर में सामान बेचेंगे, उगाएंगे और बेचेंगे, तो जो हमारा विदेशी मुद्रा है उसको हम सेव कर सकते हैं, जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है उसको हम सेव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे आपने कहाँ गया मेरा कर्सर, ये हाँ, अगर आप एक पेन को बना रहे हो, ठीक है, तो आपने एक पेन को बनाया, तो आपने ये पेन जो है इंडिया में बनाया 10 रुपए का, 10 रुपये का, आपने बाहर बेचा डॉलर का, $10 का। ठीक है जी, तो आपको क्या मिला, $10 मिले। तो आपने वो डॉलर सेव करके रख लिए, उसको एक्सचेंज नहीं किया, अपने रुपये में सेव करके रख लिए, कि जब कभी बाहर से कोई सामान हमारे अंदर आएगा, उसने हमसे पैसे मांगे, तो हम उनको अपने 10 रुपए की जगह पे जो उसके डॉलर हैं हम उनको वो प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि जो हमारी करेंसी है उसकी वैल्यू कम ना हो और जो इनकी वैल्यू है वो वहां पे चले जाए। जो डॉलर है इसकी वैल्यू इतनी इनहेंस क्यों हो गई, इसका रीजन ये था कि जितना भी हमारा वर्ल्ड है ना, वो पूरा का पूरा ट्रेड जो करता है वो करता है डॉलर के बेस पे, कोई लेना है कोई देना है सब डॉलर के बेस पे होगा। रुपी जो है वो सिर्फ अपने इंडिया में यूज होता है, बाहर यूज नहीं होता है। ठीक है, तो अभी ये बात कर रहे हैं हमारे ब्रिक्स वाले और सार्क वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि हम अपने एरिया में, हम अपने कंट्रीज में जो अपनी अपनी करेंसी है इसको ही हम सेल करेंगे, इसको ही हम ट्रेड में लेकर आएंगे, डॉलर का हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये सार्क और आसियान जो ग्रुप है वो बात कर रहे हैं। जो टैक्स सिस्टम था इस पे ये कहते हैं कि जो लोग पैसे दे सकते हैं आप उनसे टैक्स लें, जो लोग ऑलरेडी गरीब हैं आप उनसे टैक्स कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जो भुगतान करने की क्षमता है उस पे आप निर्भर हो, ना कि उनकी इनकम के ऊपर। ठीक है, जिनके पास जितना पैसा आता है वो आप ना देखो, जो भुगतान कर सकते हैं, जिनके पास एबिलिटी है पैसे वापस करने की, टैक्स देने की, आप उनसे टैक्स लें, ना कि बाकियों से। उन्होंने कृषि में कहा कि कृषि में आप क्या करें, उसको राष्ट्रवाद और सामूहिक खेती में मौलिक समाधानों का पर विशेष जोर देते हैं, कि जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे जो लोगों के पास जमीन है उसको अच्छे से मेंटेन करो, उनको सब्सिडीज दो। ठीक है, उनको अच्छे से पैसे वगैरह दो ताकि वो बीज वगैरह खरीद सके। ठीक है जी, उनका कहना था कि ना तो स्वामित्व हो, ना ही भूमि सम्मेलन में कृषि उत्पादकता में सुधार हो सकता। अगर कहते कि अगर
ना तो स्वामित्व और ना ही भूमि सम्मेलन में से कृषि उत्पादों में। हाँ, वो कहते थे कि अगर आप सब कुछ अपने कंट्रोल में रख लोगे, जहाँ उसमें कुछ आप डेवलपमेंट ही नहीं करोगे, तो जो डेवलपमेंट है वो हो नहीं सकता है एग्रीकल्चर का। तो आप क्या करो, आप एग्रीकल्चर में ऐसी चीज़ें लेकर आओ जो कि उनके लिए बेटरमेंट हो, जैसे सब्सिडी है, फिनांस देना है उनको, कुछ ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के लिए कुछ पैसे देने हैं, सब्सिडी देनी है, तो आप वो चीज़ें दो ताकि वो अपनी डेवलपमेंट कर सकें। जो छोटे भूमि धारक थे और जो भूमिहीन श्रमिक हैं, उनकी लगातार समस्याओं को हल करने में मदद नहीं मिली है। ठीक है। और भारत की कृषि प्रणाली में सभी बुराइयों को हल करने के लिए सामूहिक खेती के उद्देश्य से संपूर्ण कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण कर दो। कि जितने भी हमारे पास कृषि है ना, उसको आप एक ही जगह पे ले आओ, उसका राष्ट्रीयकरण कर दो, सभी लोग जो जमीनें हैं वो सरकार की हैं। तो फिर आप खुद उन लोगों को बांटो जिनके पास सच में भूमि नहीं है, जिनके पास पूरी पूरी भूमि है, बड़े बड़े लैंड है, उनको हाफ कर दो, और जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि दे दो ताकि वो किसी कहीं ना कहीं काम कर सके। ठीक है। वो कह रहे थे कि अगर आप अ, अधिकार करते हैं भूमि के ऊपर, जहाँ जो लैंड लॉर्ड हैं वो लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, तो उनसे जो छोटे भूमि धारक हैं जिनके पास भूमि नहीं है, उनकी समस्या हल नहीं हो सकती है, क्योंकि वो काम करते हैं जैसे सीरी, हमारे यहाँ सीरी बोलते हैं, सीरी, कि जो लोग भूमिहीन होते हैं ना, जो किसान हमारे इंडिया में, पंजाब में खास करके, तो उनको रखते हैं सेवा करने के लिए उस भूमि के ऊपर, उसको बोलते सीरी हमारे पंजाबी में। तो वो उनके क्या रहती है समस्याएं, कि जो उनकी वाइफ होती है, थोड़ा सा मिसबैलेंस हो जाता है वाइफ के साथ भी कहीं ना कहीं, और जो लोग वहाँ पे काम करने के लिए आते, जट वगैरह होते हैं ना, वो उनसे रेप वगैरह भी करते, लड़कियों रेप वगैरह भी कर देते हैं। फिर क्या चीज़ें होती हैं कि जो खाना वगैरह है वो अच्छे से मिल नहीं पाता है, और पूरे पूरे दिन खेती करते हैं, पूरा दिन जो यूपी के लोग होते हैं यहाँ पे हमारे इंडिया पंजाब में आते हैं, जो पूरी खेती वगैरह करते हैं, पूरा दिन लगाते हैं, बट उनको इतनी मेहनत नहीं मिलती, इतना पैसा नहीं मिलता कि वो अच्छे से रह सकें, अच्छा काम कर सकें। ठीक है। तो जो प्रॉब्लम्स उनकी है वो अच्छे से हैंडल नहीं हो सकती हैं इस सब करने से। तो अब क्या करो, राष्ट्रीयकरण कर दो, सभी लैंड्स को अपने कंट्रोल में लो, और उसके बाद उनको वहां पे दो जहां पे जरूरत है। ठीक है। फिर उन्होंने अपना बौद्ध धर्म में चेंज किया था अपने आप को 1956 में। ठीक है। अपने 15 महीने पहले कह रहे थे, 15 महीने के 15 ऐसे कुछ है, 15 में कुछ सिस्टम है। तो ये ट्रांसफर होते हैं बुद्ध धर्म में, और अपने साथ काफी सारे लोगों को लेकर जाते हैं सभा में, वहां पे अपने धर्म को चेंज करते हैं। ठीक है जी। वो कहते हैं कि जो जाति है, जो एससी कास्ट है, वो हमें कंफर्टेबल नहीं है, वो हमें भेदभाव करना सिखाती है, हमसे भेदभाव करती है लोग अपने लोगों के साथ, तो हम इसमें नहीं रहेंगे, हम बुद्ध धर्म में ट्रांसफर हो जाएंगे। गांधी जी इसका विरोध करते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जिया तो हिंदू हूँ, जन्मा तो हिंदू हूँ, पर मरूंगा मैं बुद्ध, इस कास्ट में मैं मरूंगा नहीं, बिकॉज इसने मुझे बहुत तकलीफें दी हैं, मेरे मेरे को भी, मेरे परिवार को भी, और मेरे जो साथी संबंधी हैं उनको भी। ठीक है। तो इन्होंने जो बौद्ध धर्म है इसको पढ़ना चालू कर दिया था अपने कैरियर में ही, और फिर ये धीरे धीरे उसके बारे में और पढ़ते हैं, और फिर ये उसके साथ साथ इसको अपना भी लेते हैं। योला एक नासिक में जगह है, वहां पे जाते हैं अपने दोस्तों लोगों के साथ, अपने जो अनुयायी होते हैं उनके साथ ये जाते हैं, और वहां पे ये पब्लिकली बोलते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ठीक है। 14 अक्टूबर 1956 को भीमराव अंबेडकर जी अपने साथ नागपुर में जाते हैं, वहां पे एक सभा बुलाते हैं, और वहां पे बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है जी। वो कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें स्वीकार किया ही नहीं कभी, ना हमें मंदिर जाने, ना हमें कभी मंदिर जाने में प्रवेश दिया है, ना पानी पीने को दिया है, ना स्कूल जाने के लिए दिया है, ना हमें अच्छे से ट्रीट किया है, तो हम हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, हम बुद्ध धर्म में प्रवेश हो जाएंगे, बुद्ध धर्म को मानेंगे। ठीक है, ऐसे बोलते हैं वो। उसके बाद ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार वगैरह करते हैं, उसकी प्रमोशन वगैरह करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं बुद्ध धर्म में। ठीक है जी। तो इसको कहते हैं दलित बौद्ध आंदोलन।
दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट बोला जाता है इसको, जो उन्होंने चलाया था अपना कि सभी जो दलित लोग हैं वो बुद्ध में कन्वर्ट हो जाएं। तो जो मूवमेंट चली दैट इज दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट। सब अल्टन परिप्रेक्ष्य क्या है इनका? वो कहते हैं कि लोगों के चश्मे से समाज को समझने का तरीका, कि जो लोग ऐसी कास्ट से हैं उनके चश्मे से लोगों को देखने का तरीका, ठीक है। जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, लिंग, नस्ल, ऐसे बहुत सारे ऐसे आधार हैं जिनके आधार पे लोग अधीनस्थ हैं, सब ऑर्डिनेट में है, ठीक है, सबऑर्डिनेट में है। तो उनको देखना, उनके भावों को देखना, उनके बारे में समझना, उनके दृष्टिकोण को देखना, ठीक है, उसको बोल सबअल्टर्न का मीनिंग है समाज के निचले स्तर के दृष्टिकोण से है, कि जो लोअर कास्ट है इसका क्या दृष्टिकोण है इसको देखना, ठीक है। समाजशास्त्र में अंबेडकर के सबअल्टर्न दृष्टिकोण ने समाज में हाशिए पर जो रहने वाले लोग हैं इनके ऊपर ध्यान दिया, कि इनका भी कोई ना कोई वजूद है, इनकी भी कोई ना कोई मान्यताएं हैं, संरचनाएं हैं, रूढ़ियां हैं, कुछ वैल्यू हैं, सिस्टम है। तो अब इनको ना मान के जो ब्राह्मण्स हैं आप उनको मान रहे, दैट इज नॉट गुड। तो इन्होंने इनके लिए आवाज उठाई, इन्होंने सब अल्टरनेटिव पर जोर दिया कि भाई जो दलित लोग हैं इनके पास भी अधिकार है, तो आप इनको भी अधिकार दो, इनको, इनके लिए भी आप आवाज उठाओ, इनके लिए भी कुछ काम करो। तो उसके लिए सब अल्टर्न की एक अवधारणा देते हैं। ये जो पारंपरिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत थे उसकी आलोचना करते हैं। समावेश और जो हमारे पास सशक्तिकरण है इसकी वकालत करते हैं, सभी लोगों को मिलाओ, सभी लोगों को मिलाने से उनको काम में लाओ और अपना डेवलप करो, ठीक है जी। ये थोड़ा सा न्याय संगत में रहते हैं, न्यायपूर्ण काम करते हैं ताकि जो समाज है वो अच्छा बन सके और जो हिरार्की है वो खत्म हो सके, जो पदानुक्रमित संरचनाएं हैं वो खत्म हो सके और जो सभी लोग हैं वो इक्वल लेवल पे आ सके। राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से सामाजिक सुधार में क्रांति ला दी, जो सामाजिक सुधार है वो अच्छे से होने लग गया, जो लोग थे वो सेल्फ एम्पावरमेंट में आ गए कि हम भी कुछ हैं, हम भी कोई नया काम कर सकते हैं, और समाज में चेंजेस आया, समाज में चेंज आए, ठीक है जी, और लोग जागृत हो गए, जाति अपने लिए जागृत होगी कि हम भी कुछ हैं, हमारे भी कुछ रूल्स नॉर्म्स वैल्यूज हैं, हम भी एक इंसान हैं, हम कुछ ऐसे नहीं है कि जिसने जो कहा वो बोल दिया और हमने सुन लिया, ऐसा अभी कुछ नहीं होगा, अभी हम अपने लिए आवाज उठाएंगे, ठीक है। और अंबेडकर ने दलितों पर अत्याचार करने वाले जो धर्म ग्रंथ थे इसका विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि इनकी पवित्रता खत्म कर दो, तभी जो हमारा जो भेदभाव है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि जो जाति है, जो वर्ग है, जो वर्ण है वो इन धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। अगर हम इनको ही खत्म कर देंगे तो जो ये कहते हैं कि ये शूद्र है, ये अपवित्र है, ये अशुद्ध है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ये क्या करते हैं, जो मनुस्मृति है उसको जला देते हैं वो, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आप इसको अपनाओ, कि उदारवादता, समानता, स्वतंत्रता और जो बंधुत्व है आप इसको अपनाओ। और यही चीजें फ्रांसीसी क्रांति में कही गई थी, सेम चीजें FEL, ठीक है, FEL थी, तो ये कही गई थी हमारे फ्रांस की क्रांति में। और यही कहते हैं कि यही जो शिक्षाएं हैं, ये टीचिंग जो है वो दी है बुद्धा ने भी, ठीक है। तो आप इसको अपनाओ, इसके ऊपर अमल करो और अपनी जिंदगी को अच्छा कर लो, ठीक है। हम यहाँ तक करते हैं, तो वेडनेसडे करेंगे यहाँ से आगे।